बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 रिवाइज करा था, मैंने आपको एक ही वीडियो में चैप्टर 2 के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। इसी तरीके से आज हम चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे। हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत ही क्लोज है। 11 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। मैं चाहता हूँ कि 11 तारीख से पहले मैं आपको सारे चैप्टर मीन्स प्रोबेबिलिटी तक मैं आपको सारे चैप्टर रिवाइज करा दूँ। इसी तरीके से 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हर चैप्टर से। आज हम करेंगे चैप्टर 3। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स। पहले मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल दे दूंगा, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो मैट्रिक्स आप लोग पूरी साल 12th में पढ़े हैं, तो मैट्रिक्स के बारे में तो पता ही होगा क्या होता है। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज करेंगे, तो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो रो किसे बोलते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो रो, जो हमारा वर्टिकल होता है वो कॉलम। मीन्स कुछ ऐसा। अगर मान लो ये हमारी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर अगर ए एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे ये हमारे रो कहलाएंगे, रो के एलिमेंट्स हैं। और जो ऐसे होंगे ये हमारे कॉलम के एलिमेंट्स होंगे। जो हॉरिजॉन्टल है वो है रो और जो वर्टिकल है वो है कॉलम। ठीक है ना। तो ये है हमारा R1 रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। ऐसे ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो मैट्रिक्स में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमारी मैट्रिक्स की इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें देखोगे एक रो, दो और ये तीन, तीन रो है तो हम यहाँ तीन लिख देंगे। कॉलम कितने हैं, एक दो तीन। तो इसको बोलने का तरीका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3। ठीक है ना। तो जितनी रो होंगी और जितने कॉलम होंगे उनको मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो वो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं उसमें m रो है और n कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, m/n। इसको पढ़ने का तरीका m/n, m इंटू n नहीं बोलते हैं और मल्टीप्लाई करके भी नहीं दिखाते हैं इसे। ठीक है ना। तो जैसे कोई मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ आपके लिए, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 5, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी। तो अब मैं कहूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है, इसमें कितनी रो हैं, 1 2, दो तो रो हैं। और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3, तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसमें ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में, आपसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे वो आपको कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ, A12। तो A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी जो पहला नंबर लिखा होता है वो होता है हमारा रो और जो सेकंड नंबर लिखा होता है वो होता है हमारा कॉलम। तो यानी ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पहले रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये फर्स्ट रो हो गया आपका, ये सेकंड कॉलम यानी कि ये 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं A23 की वैल्यू बताओ, तो A23 का मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, यानी कि वो 5 की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, एक तो ऑर्डर पढ़ लिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है, वो उसका ऑर्डर हो जाता है। दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, उसकी वैल्यू कितनी है, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो मैट्रिक्स को यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तीनों चीज़ें सीखनी है, ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास कई बार टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। दो तरह की मैट्रिक्सेस होती है हमारी, एक होती है हमारे पास
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, तो देखो अगर मान लो हमारे पास जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर कितना है m/n। अगर m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर m और n की वैल्यू बराबर हो जाए, m इज इक्वल टू n, एंड वी कैन से द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। आगे फिर इन्हीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर डिवाइड करा गया है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को भी फर्दर डिवाइड करा गया। कई टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, कई टाइप के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। देखो बच्चों, जिसको ये इंट्रोडक्शन वगैरह आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकता है, जहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा आप लोग वहाँ से देखेंगे। जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल जीरो है, वो यहाँ से बिल्कुल आराम से देखें, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर उसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या कर रहा हूँ, हर एक मैट्रिक्स का नाम और सामने उसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बेटा आपकी ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब तो पता ही है ना, ऐसे लेटा हुआ है ना, इस तरह का, यानी कुछ ऐसा देखो 1 2 3 0 4 5, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अब इसमें आप एक चीज देखोगे कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है। नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 ही है यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉलम देखो कितनी है, 3 है। यानी कि ये अगर रो है और ये अगर कॉलम है तो मैं कह सकता हूँ m इज लेस देन n होता है यहाँ पे। सेकेंड, एक होता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स आपका ऐसा होता है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ रोज आपकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कम है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है m इज ग्रेटर देन n। एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। एक होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, यानी कि कुछ ऐसा। जैसे कि हो गया, अब आप यहाँ पे देखोगे इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम इसमें 3 है ना। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रो फिक्स हो जाए, और वो फिक्स कितनी है 1 के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यानी कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 1/n। फोर्थ आपका समझ ही गए होगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है आपका, इस तरह का 4 3 1 ले लिया जैसे, ये कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखोगे एक कॉलम है लेकिन रो ज़्यादा है, यानी कि रो तो कुछ भी हो सकती है, कॉलम फिक्स है 1 होगा। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया आपकी सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, m और n दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, यानी कि जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हो जाती हैं। अब इसी मैट्रिक्स में और कितने टाइप होते हैं, तो जैसे पहला टाइप इसमें आ जाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं, ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। और जो इधर होता है ना, ये इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। और इसका कोई ज़्यादा क्या, इसका यूज़ ही नहीं है खैर, ऑफ डायगोनल। अभी आप ये समझो इसका कोई यूज़ है ही नहीं। हमारा मेन मुद्दा होता है बेटा, मेन मुद्दा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से हम कई सारी मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा था मैं आपसे, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट उसमें क्या होंगे, जीरो। कैसे भाई, कैसे, ऐसे ये लिख दिया मैंने। आप कह रहे होगे भाई हर बार 3 3 ले रहा, 2/2 भी हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है, कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है। यहाँ पर आप लिख दो, जैसे 1 लिख दिया मैंने, 0, फिर यहाँ भी लिख दिया 0, फिर ये लिख दिया मैंने 0 4 1
फिर 0 0 0 0 -2। अब आप देख रहे हो इसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कई बार ऐसे लिख देंगे और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बता देंगे 1 4 और -2, ये दोनों एक ही चीज़ है, दीज आर सेम थिंग्स। सेकेंड हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या, यहाँ पर भी प्रिंसिपल डायगोनल का ही रोल है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों अदर देन वन, वन नहीं होने चाहिए, वन को छोड़ के कोई भी एलिमेंट्स हों लेकिन सारे के सारे सेम हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को बेटा हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे भाई, कैसे, ऐसे भाई, ऐसे देखो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। फिर एक और होता है भाई, कौन सा होता है भाई, तीसरा देखो, एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका बहुत यूज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या मना करा, वन नहीं लिखना, बाकी सब कुछ चलेगा, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए वन को छोड़ के। तो वो वन से था क्या, वन से ऐसी क्या दुश्मनी थी, वन से दुश्मनी नहीं थी बेटा, दोस्ती थी। देखो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैं वही प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम तो करूँ लेकिन वो सेम क्या हो, वन के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। अगर मैं I3 लिखना चाह रहा हूँ तो ये क्या होगा बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन अगर मैं I2 लिखूँ तो I2 का मतलब बेटा 2/2 की मैट्रिक्स। तो 2/2 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे भाई, 1 0 0 1, ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीधी और I3 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीधी। अब इन्हीं सब में कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई एक मेन मैट्रिक्स तो आपने बताई नहीं, कौन सी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स बेटा आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, कहीं भी हो जाता है वो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते क्या है, अभी क्वेश्चन देखते हैं दो चार। अभी जो हमने पढ़ा टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली, अब जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ सिखाता चलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में करनी नहीं है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना। तो जैसे पहला क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं, ऐसा लिखा होगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आ जाता है 2 मार्क्स में। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, एक मैट्रिक्स बनानी है आपको 2/2 या 2/3, कुछ भी लिख देते, 2/3, whose elements are defined as, जिसके एलिमेंट डिफाइंड है कैसे, Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये लिख दिया। जैसे क्या बोला इन्होंने, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए बेटा, 2/3। 2/3 ऑर्डर समझ में आ गया होगा, 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, ठीक है बेटा। 2/2 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट कैसे डिफाइन है, इस तरीके से देखो कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2/3 की। अगर मैं 2/3 की मैट्रिक्स बनाऊँ तो उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे बेटा, A11 A12 और A13, उसके बाद A21 A22 और A23, इस तरीके से एलिमेंट लिखे जाएंगे। अब अगर एलिमेंट ऐसे लिखे जा रहे हैं तो एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो देखो ऐसे निकाली जाएगी, ये आपका I है, ये आपका J है, और इन्होंने क्या बोला है, Aij की वैल्यू है I प्लस j का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर I की वैल्यू 1 पुट कर दो और j की वैल्यू भी 1 पुट कर दो तो देखो क्या आंसर आता है, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो आगे बेटा 2। ऐसे अब ये अगर निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 है, तो I की जगह 1 पुट कर दो, j की जगह 2 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9,
यानी कि 9/2। ऐसे ही यहाँ पर 1 और 3 डाल देंगे, तो 1 और 3 यानी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8। ऐसे अब यहाँ डालोगे बेटा, आप कर लेना, ऐसे आ जाएगा आंसर आपका यहाँ 9/2, यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25/2। ठीक है ना। जरूरी नहीं है इतना आसान पूछे, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, सेम क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, मान लेते हैं। वो लिख देंगे aij इज इक्वल टू 0 when I इज इक्वल टू j, और 1 when I, या फिर 4 when I इज नॉट इक्वल टू j, ये कहना चाह रहा है। और इसके लिए जो आपको मैट्रिक्स बनानी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका ऑर्डर क्या हो, इसके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका ऑर्डर आपको बनाना है 3/3 का ऑर्डर बनाना है। आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है बेटा, आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना हो, 3/3, और उसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन होने चाहिए। A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आ गया। यानी ये मैट्रिक्स बनानी है मेरे को। और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है बेटा वो कैसे डिफाइंड है वो देखो। इन्होंने बोला जब भी i और j बराबर होंगे आपको 0 डालना है, और अगर i और j बराबर नहीं है तो आपको 4 डालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर i और j बराबर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जब i और j बराबर है तो 0। देखो यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी आ जाएगा 4। ऐसी यहाँ बराबर नहीं है तो ये भी 4, यहाँ बराबर है यानी यहाँ 0 4 0, यहाँ बराबर नहीं है बेटा 4 आएगा, सॉरी, फिर यहाँ 4 और यहाँ पे 0, ये बन गई इसकी मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो आपसे वो कैसी भी कंडीशन दे सकता है, तो आपको कंडीशन को ध्यान से देखना है, आई और जे की वैल्यू सही से पुट करनी है, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था बेटा वो 2 मार्क्स का था ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू में भी आ जाता है। इसमें एमसीक्यू में आप देखोगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन देखोगे एमसीक्यू में वही फंसा देते हैं। बड़े क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, ये डिफिकल्ट है बस। ठीक है ना। तो जैसे इनमें से एक क्वेश्चन देखो ऐसा भी है, अभी मैंने एक क्वेश्चन करा, मैं गिनता हुआ चलूँगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से हमारे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है, कहता है हाउ मैनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर फाउंड, हाउ मैनी डिफरेंट matrices are formed by elements 1 or 0 whose order is 3/2। इनका कहना है बेटा ए हम सिर्फ 0 और 1 का यूज करके 3/2 ऑर्डर की कितनी डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड विद द एलिमेंट 0 और 1 और 0 ऑफ ऑर्डर 3/2, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/2, और आपको एलिमेंट उसमें क्या पुट करना है, या तो आप 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो। तो ऐसी कितनी डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं हम, ये बताना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में आने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर वो मेरे से 3/2 की मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यानी 3 रो और 2 कॉलम, तो वो कितनी जगह होंगी। एक तो ये वाली रो हो जाएगी हमारी,
एक दूसरी रो ये वाली हो जाएगी और तीसरी रो हमारी ये वाली हो जाएगी। अब आप ये देखो कि आपके पास एलिमेंट भरने की कितनी चॉइसेस हैं। इस जगह पर आप 1 और 0 में से कोई भी एक एलिमेंट डाल सकते हो, यानी इस जगह पर मैं 2 में से कोई भी एलिमेंट डाल सकता हूँ, मेरे पास 2 चॉइस है। ऐसे यहाँ पर कितनी चॉइस है, तो बेटा यहाँ भी 2 चॉइस है। ऐसे मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2, यानी 6 जगह है मेरे पास और हर जगह के लिए 2 चॉइसेस हैं। मीन्स ये क्या बन गया बेटा 2 की पावर 6, और इसको हम क्या बोलेंगे 64। टोटल 64 डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं हम 3/2 ऑर्डर की विद एलिमेंट 1 0। ठीक है ना। अब यही मान लो, अगर मान लो जल्दी करना है ये क्वेश्चन, ये तो आपको पहला क्वेश्चन करवाया मैंने ऐसे करवाने के लिए, अगर वो कह देता 3/3 की मैट्रिक्स बनाओ और एलिमेंट क्या रखने हैं आपको, एलिमेंट अब भी 1 और 0 ही रखने हैं, तो अब आप ये देख लो कि आपके पास जगह कितनी है, 9 जगह है आपके पास, और एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ 2। तो आप क्या लिखोगे 2 की पावर 9, सीधा आ जाएगा बेटा आपका आंसर 512। टोटल 512 मैट्रिक्स बनेगी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कितनी जगह है वो काउंट कर लो और एलिमेंट कितने हैं वो काउंट कर लो। तो एलिमेंट की पावर जगह है ठीक है ना। जितनी पोजीशंस हैं आपको वो उठा के 2 की पावर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डाल देना है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए नीचे 2 लिखा है। कितनी पोजीशंस है आपके पास 9, तो 2 की पावर 9 यानी कि 512। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, तीसरा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे बेटा वो करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। वो इस पे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये भी आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। वो किसी भी अननोन की वैल्यू पूछ सकता है, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ, वो आपको कुछ ऐसा दे देगा। जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने एक्स 5 3 और एक्स वाई, और यहाँ लिख देगा आपके लिए प्लस, यहाँ लिखा होगा वाई 5 3 और 0, और इस तरफ लिखा होगा 6 5 और 6 और 8, 6 5 6 और 8 ऐसा कुछ लिख देना। अब कहेगा वो फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ये क्या है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक है। तो 2 मैट्रिक्स आपकी तब इक्वल होती हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। यानी कि यहाँ से जो इनका कहने का मतलब है, यहाँ से जो भी मैट्रिक्स बनेगी आपकी सॉल्व करने के बाद, वो वाली मैट्रिक्स आपकी इसके इक्वल है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी आपकी, वो सॉरी यहाँ पर 10 है बेटा, वो जो भी आंसर आएगा आपका वो इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इनका कहना है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड की बात सुन लो, 2 मैट्रिक्स हम कब ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड करा जाता है वो। तो 2 मैट्रिक्स हमारी तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 1 3 0, ये एक मैट्रिक्स है और मैं कहूँ इसमें ये ऐड कर दूँ 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये नॉट डिफाइंड का केस है, ऐड ही नहीं होगा, कोई डिफाइंड ही नहीं है ये चीज़ें। हाँ अगर यही ऐसे होता तब मैं इसको ऐड कर सकता था। तो ऐड करके आता क्या, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके ऐड होते हैं। तो यही चीज़ इसमें लगाएंगे अब आप, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, ये ऐड करेंगे तो x और y ऐड होके क्या बन गया बेटा x प्लस वाई। 5 और 5 ऐड होके बन गया आपका 10, 3 और 3 ऐड होके बन गया आपका 6, और एक्स वाई और 0 ऐड होके क्या बन गया एक्स वाई। और दूसरी साइड पे क्या आपका 6 10 6 और 8, ये रहा। अब देखो इधर भी एक मैट्रिक्स है, इधर भी एक मैट्रिक्स है, कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप कंपेयर करोगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको, मैं 2 मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोल सकता हूँ जब उनका ऑर्डर सेम होगा, पहली बात। दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखो ऑर्डर दोनों का सेम है और ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल बेटा 6 के, और ये वाली मैट्रिक्स
में ये वाली वैल्यू किसके इक्वल, इसके, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8। अब मेरे को इन दोनों को सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इसमें डाल दो, y की जगह पे 6 माइनस एक्स लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6x, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और अब इसको इधर उठा के ले आते हैं, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया बेटा 6x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 6x और प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब आपको मल्टीप्लाई करके तो 8 चाहिए और प्लस करके आपको 6 चाहिए, 4 और 2, तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक जगह है, इक्वल टू 0। तो नाउ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू तो 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि x की दो वैल्यू आई है, 4 भी है और 2 भी है। जिस तरीके से x की दो वैल्यू आई है y की भी आपकी दो वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, आप इसको उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो y इज इक्वल टू है 6 माइनस एक्स, एक बार आप 4 डाल दो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 4 डालोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, और जब x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो ये आपके दो पेयर बने बेटा, एक ये वाले और ये वाले, यानी जब x 4 तो y 2 और जब x 2 तो y 4। तो इस तरीके से इक्वालिटी का भी आ सकता है आपका। आपसे ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ ये पूछ ले x और y निकालो, वो ऐसा भी कह सकता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले आप एक्स वाई निकाल लेना और उसको उठा के इसमें पुट कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग चलाना है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली 100% वैसा ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब इसको सॉल्व करना है। कहता है कि ए और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स में ये कुछ इस तरह का रिलेशन है कि अगर 2a माइनस बी करते हैं तो ये बनता है और 2b प्लस ए करते हैं तो ये बनता है। तो बताओ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे 10th क्लास में, हमें यही सिखाया गया था, किसी एक को सेम कर दो और दोनों को कैंसिल कर दो। ठीक है ना, तो वही करेंगे। यहाँ पे काम करते हैं, हम बी को सेम बना लेते हैं। एक इक्वेशन तो ये लिखी मैंने, यहाँ देखो 2b है, यहाँ पर सिर्फ b है, तो इस वाली इक्वेशन में यानी इस वाली मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। तो जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा बेटा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, देखो इधर भी पूरा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी सब में मल्टीप्लाई होगा। यानी किसी मैट्रिक्स को आप जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 4 से करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 को इससे करेंगे माइनस 12, 2 को इससे करेंगे माइनस 8 और 2 को इससे करेंगे तो 4। ऐसे ही अब इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा बेटा 2b प्लस में a इज इक्वल टू 1 से तो एज इट इज आ जाना, -1 1 0 और 1। अब देखो ये दोनों सेम है, इसको बोल दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऐसे काट के नहीं दिखाएंगे, क्या करो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। ऐसे लिखो आप, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करो, यानी ये वाला आप इसके साथ ऐड कर दो, 4a माइनस 2b प्लस 2b प्लस a, यानी ये वाली चीज इससे ऐड हो जाएगी और ये इससे ऐड हो जाएगी, इक्वल्स टू 8 माइनस 8 माइनस 12 और 4 प्लस
-1 1 0 और 1। अब आप यहाँ देखोगे बेटा 2b से 2b कैंसिल, 4a और a कितना हो गया 5a, ये तो हो गया 5a इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया आपका 8 और -1 यानी कि 7, -12 और +0 तो -12 भी आएगा। तो उसके बाद -8 और +1 -7, और 4 और 1 ये हो गया 5। ये कुछ इस तरह का। अब पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। तो ए इज इक्वल टू, सबको 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7/5, ये -12/5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -7/5, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये निकल गया आपका ए मैट्रिक्स। और अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपका बी निकल जाएगा। अब यहाँ पे पुट करना, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। आपको करना क्या है, यहाँ से अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, यानी b की वैल्यू आ जाएगी आपकी b इज इक्वल टू 2a, और ये उधर जाएगा तो -4 -4 और -6 और 2 ये आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू डालनी है तो b आ जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो ये हो जाएगा 14/5, ये आ जाएगा -14/5, ये आ जाएगा आपका -24/5, और ये आ जाएगा आपका 2, और इसमें से आपको माइनस करना है 4 -4 -6 और 2। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपको बी मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से करना आपको, जैसे हम 10th में एलिमिनेशन लगाते थे सेम उसी तरीके से करना है। बस आपको क्या करना है, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है जिनको इक्वल करा हमने, और अगर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो उनको ऐड करना होता है। मैंने किसको इक्वल करवाया था, बी को। मैं जानबूझ के बी को इक्वल करवाया क्योंकि मुझे दिख गया था बी के साइन अपोजिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये 2 भी बन जाएगा, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे ए निकल जाएगा, और ए को उठा के वापस से पुट कर दोगे बी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी हो गया हमारा। चलिए बेटा, अब अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना सीख गए, मैट्रिक्स आ जाती है आपको। यही सबसे डिफिकल्ट चीज है मैट्रिक्स में। तो मान लो जैसे मेरे को एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जिस तरीके से ऐड करते टाइम हमें ऑर्डर देखना पड़ता है कि ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। जब तक दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा हम उसको ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी कंडीशन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या कंडीशन है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में मान लो ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये पहले लिखी है, इसको हम बोल देते हैं बेटा प्री मैट्रिक्स, और ये जो बाद में मैट्रिक्स लिखी है इसको बोल देते हैं पोस्ट मैट्रिक्स। ये आपका प्री मैट्रिक्स और ये आपका पोस्ट मैट्रिक्स। और मान लो जो आंसर आएगा आपका सी, इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, प्री मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक्स और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर में क्या रिलेशन होना चाहिए। मान लो ये जो प्री मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है आपका बेटा m/n। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होता, दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जितने कॉलम है ना इसमें, उतने ही रो इसमें होने चाहिए। तो यानी कि ये इसमें n कॉलम है तो इसमें कितने रो होने चाहिए, n ही रो होने चाहिए। बाकी नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं डजंट मैटर। मान लो p कॉलम है, बस आपको ये ध्यान रखना है दे शुड बी सेम, ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो ही मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो ऑर्डर बनेगा ये आपका रिजल्टेंट होता है। यानी कि रिजल्टेंट ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा m/p, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा बेटा m/p। ये लिख लो आप,
ध्यान रखना ये चीज़ सेम होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जैसे जो मैट्रिक्स में ऑर्डर एडिशन के टाइम पे मैटर नहीं करता। अगर आप ये करो a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, एक ही बात है। जनरली नंबर में दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 इंटू थ्री करो या 3 इंटू टू करो, एक ही बात होती है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर आप समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आप इसको लिख लो। जैसे देखो बेटा, हम दो मैट्रिक्स को ना मल्टीप्लाई करते हैं, काम करते हैं। एक मैट्रिक्स लिखा मैंने ये जो है 1 2 3 और 4, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं P 1 2 3 4 -1 और 0। अब ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना बेटा 2/2, और ये एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना बेटा 2/3। अब देखो ये सेम है, यानी कि ये ए बी निकल सकता है, ए इंटू बी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ए इंटू बी निकलेगा कैसे, तो आप जो पहले लिखा उसको पहले लिखोगे। ए मैट्रिक्स पहले है तो पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 2 3 और 4, और बाद में हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, दूसरी वाली 1 2 3 4 -1 और 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स होती है ना बेटा, यहाँ से रो लोगे और इधर से कॉलम लोगे, यानी कि ये वाली चीज़ आपकी इनसे मल्टीप्लाई होगी, इनसे। और वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, इस 1 को करोगे इस 1 से 1, और इसको इससे करोगे प्लस में 8, इसको आपने इससे कर दिया। अब इसी को अगले वाले से करेंगे, यानी आप इससे करोगे, आप इससे, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये वाला रो, यानी रो में चेंज नहीं कर रहा मैं, कॉलम चेंज करूँगा, पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम, इसको इससे कर दिया। अब इसी को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2, इसको इससे करेंगे तो -2, और ऐसे ये आएगा इससे 3, और इसको इससे करेंगे तो 0। अब ये वाला आपका तीनों से हो गया। अब इसको करोगे तीनों से, अब इसकी बारी नहीं है, अब इसकी बारी है, इसकी बारी। तो 3 + 16, फिर अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6 -2, और फिर इसको इससे करेंगे तो 9 + 0। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 19, ये 4 और ये 9। तो ये आपका निकल गया बेटा ए बी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये ए बी तो निकल गया। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूँ, क्या आप बी ए निकाल सकते हो, बी ए? तो बी का ऑर्डर देखो, बी को पहले लिखना पड़ेगा। बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है बेटा 2/3, और ए का ऑर्डर कितना है 2/2। और मैंने क्या बोला, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। अब ये तो सेम है ही नहीं, इसका मतलब ए बी तो निकल रहा है यहाँ पे बी ए आप फाइंड ही नहीं कर सकते, बी ए निकल ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा था पीछे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो जाते हैं। उस केस में भी जरूरी नहीं है कि a इंटू बी करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, वही मैट्रिक्स आपको b इंटू ए करने पे भी मिल जाए। तो ये ध्यान रखना, ए बी कई बार तो ऐसा होता है कि ए बी डिफाइंड है बट बी ए नॉट डिफाइंड, जैसा कि यहाँ हुआ, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ए बी डिफाइंड होता है, बी ए भी डिफाइंड होता है, लेकिन वहाँ से जो उनका रिजल्टेंट है वो सेम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि कहीं पर आपको दिस इज इक्वल टू दिस मिल जाए, बट दिस इज वेरी रेयर। जनरली ऐसा ही मिलेगा आपको। इसीलिए हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि एडिशन तो आपका कॉम्यूटेटिव होता है,
लेकिन मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता, बहुत रेयर ऐसा है कि आपको ऐसा मिल जाए, बट 99.9% आपको यही मिलेगा, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है ना, इसमें आपको लिखना है, लिख लीजिए, बाकी आगे चलते हैं। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो कैसे करेंगे इसे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मान लो मैं आपको ए दे देता हूँ, दिस इज 1 2 -1 और -1। अब ए स्क्वायर का मतलब बेटा ये मत समझना आप कि मेरे को सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर देना, 1 4 1 1, ठीक है ना, ये गलत है। ए स्क्वायर का मतलब होता है आपका ए इंटू ए, ठीक है ना, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे फिर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे उसे। अगर आपको ए की पावर 4 निकालना है तो ए की पावर 4 इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए की पावर 4 कैसे निकालोगे, आप निकालोगे ए क्यूब इंटू ए करके, यानी कहने का मतलब इसमें शॉर्टकट है ही नहीं। अगर आपको ए की पावर 20 निकालना है ना, तो आपको एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ए की पावर 10 इंटू ए की पावर 10 कर दोगे, ए की पावर 20 आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपको अगर ए की पावर 20 निकालना है तो उसके लिए पहले आपको ए की पावर 19 तक पहुँचना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है आप एलिमेंट का स्क्वायर कर दोगे, आपको ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, तब आपको ए स्क्वायर मिलेगा। अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो आप पहले ए स्क्वायर निकालोगे और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ए 4 निकालना है तो आप ए क्यूब निकालोगे फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर दो, बी स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर दो, और ए बी का सम निकाल के फिर उसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर दो। ऐसा करोगे भाई, ये लगा लो निकल गए 15 मिनट 20 मिनट हमारे। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं इसके लिए जो इतना टाइम वेस्ट करा जाए। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये चीज़ ध्यान रखना ना। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, ये बी स्क्वायर भी ऐसे ही लिखो, लेकिन एक बात बताना आप मेरे को, जो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। अभी मैं आपको यही बता रहा था, किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर है मैट्रिक्स में तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, ए को आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा ए इंटू ए, फिर हो जाएगा ए इंटू बी। ऑर्डर इसमें मैटर करता है बेटा, ध्यान रखना, इसको इससे कर दो बी इंटू ए और फिर इसको इससे कर दो तो ये हो जाएगा बी इंटू बी। तो ये हो गया बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं ए इंटू ए कर दूं तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए बी, फिर ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। यहाँ पर आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं करोगे यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, इधर बचा 0, इधर बचा ए बी और प्लस में बी ए, ठीक है ना। तो आपको यही करना है, एक बार ए बी निकालना है, एक बार बी ए निकालना है और दोनों को प्लस करके नल मैट्रिक्स के इक्वल रख देना। तो ए बी निकालते हैं यहाँ से, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए वाली मैट्रिक्स लिखो 1 2 -1 और -1, और बी वाली मैट्रिक्स है हमारी x y 1 और -1। तो ये ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, अभी आपको आई होप आ गया होगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा बेटा x माइनस वाई और फिर इसी को अगले से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में 1। ऐसे यहाँ पे आप इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x
माइनस वाई, और इसको ऐसे करेंगे तो 2+1, ये हो गया आपका x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और ये 2 और ये 3, ये आ गया आपका ए बी। अभी हमने ए बी निकाला, अब निकालेंगे बी ए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एक ए बी चाहिए और एक बी ए चाहिए। अब बी ए निकालते हैं। यहाँ पर देखो ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, बी ए भी निकलेगा, लेकिन देखना दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी इस बार। बी ए निकालते हैं। बी ए कहाँ गया, बी पहले लिखेंगे एक्स वाई 1 और -1, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 2 -1 और -1 से। तो बी ए इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बन जा एक्स, और इसको इससे करेंगे तो 2, फिर इसको इससे करेंगे, सॉरी इसको इससे करेंगे, -x -1, और अब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y -2, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -y और +1, ये आ जाएगा। तो अभी हमारी मैट्रिक्स आ गई भाई, ए बी भी निकल गया हमारा और बी ए भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। देखो इसको ऐसे लिख दो, इसको उधर ले जाओ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये वाली चीज यूज कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, समझ में आया बेटा आपको या नहीं आया। देखो क्या करा मैंने, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ए बी को यहीं रखा, बी ए को उधर ले गए, तो क्या बन गया, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब मैंने ए बी की वैल्यू भी निकाल रखी है और बी ए की वैल्यू भी निकाल रखी है, और अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ए बी है हमारा x माइनस वाई, फिर है 2x माइनस वाई, फिर है आपका 2 और 3, ये तो हो गया ए बी। और जो बी ए है वो कैसा है आपका, माइनस में, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, काम करता हूँ मैं, लिख ही देता हूँ, x+2, फिर अगला है -x -1, फिर है आपका y -2, और फिर नेक्स्ट है आपका -y और +1। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इधर क्या है, x -y, x -y, और ये 2 3, और दूसरी साइड पे क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -2 -y +2, ये इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा x+1, और ये हो जाएगा y -1। अब आप कंपेयर कर दो दोनों साइड को, यहाँ से देखो वैल्यू आराम से निकल सकती है, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3, ये आपका इसके इक्वल, यानी x+1 की वैल्यू तो 2 आ गई और y -1 की वैल्यू 3 आ गई। आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सॉरी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है, और दो मैट्रिक्स आपकी कब इक्वल होती है, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, चलिए अच्छा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 1 को उठा के इधर ले आओ, तो जगह 2 -1, और x की वैल्यू आ गई 1, ऐसे यहाँ से y निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1, और y इज इक्वल टू 4। तो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिए आप इसे। ये 6th क्वेश्चन हमारा, f(x) इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1 है। इनका कहना है f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा, शो करो, ठीक है ना। तो f(x) इंटू एफ वाई का मतलब क्या है, f(x) का मतलब अगर ये है तो एफ वाई कितना हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना वहाँ पर y पुट कर दो, वो एफ वाई हो जाएगा, यानी कि f(x) इंटू एफ वाई का मतलब हो गया, f(x) लिख दो आप, f(x) यानी कि ये पूरा ऐसे cos x माइनस sin x
और 0, फिर उसके बाद साइन एक्स, फिर कॉस एक्स और फिर 0, और फिर उसके बाद 0, 0 और 1। अब है एफ वाई। एफ वाई का मतलब आपको यही चीज़ लिखनी है, लेकिन यहाँ पर आप x के साथ लिख रहे हो, वहाँ पर आपको y के साथ लिखना होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, cos x है तो बन जाएगा cos y, यहाँ sin x है तो बन जाएगा sin y, यहाँ 0 तो 0 ही रहेगा ये, फिर sin x है तो sin y, cos x है cos y, फिर ये 0, ये 0, ये 0 और ये y। और अब क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई अभी सीखा बेटा हमने, मजा आ रहा है। इधर से रो और इधर से कॉलम, ये वाला आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या बन गया, cos x और cos y, cos x cos y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस sin x और sin y, और इसको इससे करेंगे 0। अभी इसको इससे कर दिया, अब इसी को इससे करेंगे, यानी ये हो जाएगा cos x और ये, यानी कि माइनस cos x और sin y, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। और फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई करा यहाँ आया, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई करा यहाँ आ गया, और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, दिस इंटू दिस 0, तो दिस इंटू दिस अगेन 0, और दिस इंटू दिस अगेन 0, यानी कि आ गया बेटा 0। ये भी हमने एक रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, साइन एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स और साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और ये 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब इसको इससे कर दिया, इसको इससे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस साइन एक्स और साइन वाई, और इसको इससे करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर इसको इससे करेंगे तो 0। अब अगला, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, और इसको इससे किया फिर से 0। अब तीसरी बारी, इसका इससे इससे और इससे करना है, 0 0 0, फिर ऐसे 0 0 और 0, ये भी 0, फिर यहाँ देखो 0 0 1 बन जाए, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो ये कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है। साइन एक्स प्लस वाई का मतलब है साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और एक आपको ये पता होना चाहिए कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है। तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। एक बार आप ये फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, या तो कहीं लिख लो, क्योंकि यही दो फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पर पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ये बन गया। अब ये देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। देखो ये मैच कर रहा है, ये और ये पूरा मैच कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और ये 0। अब यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और अगर ये दोनों प्लस हो गए तो देखो कैसा दिखेगा अभी आपको। अगर मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा, देखो क्या, साइन एक्स कॉस वाई ये भी प्लस में, और कॉस एक्स साइन वाई ये भी प्लस में, ऐसा हो गया।
यानी कि ये ऐसा तो हो जाएगा लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और उसके बाद कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसा। यानी कि बस ये वाली चीज पीछे है, ये वाली चीज आगे है, तो इसको लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो का जीरो, फिर ये जीरो जीरो का। और अब आप इस इक्वेशन को एफ एक्स से मैच करके देखो, सेम है, बस जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस वाई आ गया। देखो ये कॉस एक्स है तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई, ये साइन एक्स है तो ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो है तो ये बन गया जीरो, फिर ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यानी देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। बस यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, और अगर यहाँ एक्स प्लस वाई है तो वहां पे क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स प्लस वाई। लिख लो बेटा इसको, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, सातवां क्वेश्चन है, सेवंथ, है ना। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है पेपर में। इसमें लिखा है एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है मुझे ए, जिसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहली दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है कि भाई जो मेरे को मैट्रिक्स ए निकालनी है इसका ऑर्डर क्या है। पहले तो आपको यही पता करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो एक काम करते हैं, इसका ऑर्डर हम लेट कर लेते हैं। इसका ऑर्डर लेट कर लिया मैंने m बाय n, ये तो पता नहीं है, मैंने m बाय n ले लिया, लेकिन इसका तो पता है ना, इसका क्या है 2/3, और इसका ऑर्डर इसका भी पता है मेरे को भाई 2/3 है। अच्छा, अगर मेरे को ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो मैट्रिक्स तो बेटा तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब उनका ये दोनों सेम होता है। तो n की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ गई 2 है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बेटा इसके इक्वल, इसके, यानी कि m/3 किसके इक्वल है हमारा, 2/3 के। तो देखो 3 से 3 मैच कर गया, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, यानी मेरे को देखो m भी पता चल गया और n भी पता चल गया। तो इस वजह से तो मेरे को ऑर्डर भी पता चल गया a का, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a इज 2/2। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से पहले आप तो ऑर्डर पता करोगे कि जो मैट्रिक्स वो मेरे से फाइंड करवा रहा है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमने ऑर्डर कैसे फाइंड करा, जिस मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता था भाई उसको मैंने ऐसे लिख दिया m/n, इसका ऑर्डर भी पता है, इसका ऑर्डर भी पता है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये तो तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब ये दोनों चीजें सेम होंगी, है ना बेटा। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से 2, और जो रिजल्टेंट है यानी m/3 वो किसके इक्वल होगा, इसके। तो m/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 मैच कर गया, मींस m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो m और n की वैल्यू निकल गई, और a का ऑर्डर क्या था m/n, तो यानी a का ऑर्डर क्या निकल गया 2/2। अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, a b c और d, ये लेट कर लिया। और अब क्या करो, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यानी कि a b c d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके, -7 -8 -9 2 4 और 6। और अब क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रो और ये कॉलम, इसको इससे किया तो a, इसको इससे किया तो 4b, और ऐसे अब इसको ऐसे करेंगे, यानी कि 2a प्लस 5b, और फिर 3a प्लस 6b। ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाओ इसको वजह से, यानी कि c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, और 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 और 2 4 6, ये आ गया। और अब क्या करो, दोनों साइड को कंपेयर कर दो बेटा, यानी कि ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल है -7 के,
यानी कि a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तीसरी चीज बराबर करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए वही एलिमिनेशन का यूज करेंगे। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो आपको a और b मिल जाएगा। इसी तरीके से c और d वाले का भी सीन बना लेते हैं बेटा। ये वाली, अच्छा चलो इसको सॉल्व कर ही देता हूँ मैं ना, कर लेते हैं। इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे आप 2 से करोगे ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। और अब साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल। इसमें से गया तो बेटा 3b और इसमें से ये गया तो -6, तो b की वैल्यू आ गई बेटा -2। ये आ गया b हमारा, और इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, यहाँ -2 डाल दो तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -7 और a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। अब a निकल गया और b निकल गया। इसी तरीके से आप c और d को भी सॉल्व कर सकते हो। ये इसके इक्वल रख देना, ये इसके इक्वल रख देना, सॉल्व करोगे c और d मिल जाएगा। और अब आप इसको a b और c d को इसमें पुट करके a मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इतना कर लेना, वीडियो बड़ी होती जा रही है इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, आप भी थोड़ा काम करो। ठीक है ना, इसको अब करो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है भाई? जैसे देखो बेटा, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A जिसके एलिमेंट है A। अच्छा, उससे पहले आपको ट्रांसपोज आना चाहिए, सॉरी पहले हम ट्रांसपोज सीखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लिख लिया बेटा मैंने A, ये है A B C और ये है P Q और R। अब मैं कहूँ आपसे A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या तो आप ऐसे लिखोगे या आप ऐसे लिखोगे, ऐसे, दोनों का मतलब ट्रांसपोज है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो आप रो को कॉलम बना देना। जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, पी क्यू आर, इस तरीके से। ये होता है आपका ट्रांसपोज। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, जैसे आपका आ जाता है, कह देंगे एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये लिखेंगे इफ A प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे आप? A मैट्रिक्स तो दे ही रखा है, यानी A को तो हम ऐसे लिख देंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और इसी में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दो। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ये पलट जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आई के बराबर। अब इन दोनों को ऐड करो, तो साइन अल्फा और साइन अल्फा कितना हो गया? 2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? 1 0 0 1। अब दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 और साइन अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। तो अब देखो साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? ये आता है आपका 30 डिग्री पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई π/6। तो ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है या 2 नंबर में भी आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया आपकी बेटा, ए मैट्रिक्स है हमारी, ए बी सी डी ई और एफ। अब मैं कहता हूँ इसका ट्रांसपोज कर दो, तो
ट्रांसपोज करते हैं, ये फर्स्ट रो ये चला जाएगा बेटा कॉलम में, यानी कि ए बी सी, ये सेकेंड रो बी डी ई, ये थर्ड रो सी ई एफ। अब जरा इन दोनों मैट्रिक्स पे नजर मार लो, देखो ए बी सी, बी डी ई, सी ई एफ, ये तो सेम है। यानी जब भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के ही बराबर हो, यानी कि उसका ट्रांसपोज करने पे भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये यानी जब भी a प्लस ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा तो उनको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक किसे बोलेंगे? देखो स्क्यू सिमेट्रिक भी दिखाते हैं आपको। एक मैट्रिक्स लिखी मैंने B, जिसके एलिमेंट है 0 a b माइनस ए माइनस बी 0 c माइनस सी और ये 0। अब मैं कहता हूँ इसका ट्रांसपोज कर दो, तो b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। अब जरा देखो इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ ये प्लस ए है, ये माइनस ए हो गया, यहाँ प्लस बी है माइनस बी हो गया, प्लस सी है माइनस सी हो गया, माइनस ए प्लस हो गया, माइनस बी भी प्लस हो गया, माइनस सी भी प्लस, यानी सिर्फ माइनस का फर्क आ गया। यानी दोनों मैट्रिक्स सेम है, बस जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b का ट्रांसपोज। तो जब भी एक कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन पता है क्या आता है इसमें? ऐसा बोल देंगे, एक मैट्रिक्स दे देंगे आपको और बोलेंगे इसकी हेल्प से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ और स्क्यू सिमेट्रिक बनाओ। तो देखो सिमेट्रिक कैसे बनता है, आप पहले लिख लो इसे। देखिए आपसे ऐसा बोलेगा, एक मैट्रिक्स दे देंगे आपको और बोलेंगे उस मैट्रिक्स की हेल्प से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो जो ये मान लो P जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स है हमारी Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो आपको ना एक मैट्रिक्स देंगे और बोलेंगे आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बना के दिखाओ। तो P मैट्रिक्स जो हमारी सिमेट्रिक है वो कैसे बनेगी? अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है, और अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है ना? अब जैसे वो आपको ए मैट्रिक्स दे देंगे 1 2 3 0 4 1 माइनस 5 6 2 और बोलेंगे इसकी हेल्प से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दो। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है 1 0 1 2 3 फिर 0 4 1 माइनस 5 6 और 2 और क्या कर देना, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी और इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा? ऐसे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। और इसी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से अभी जो मैंने आपको बोला, क्या बोला बेटा? एक मैट्रिक्स देंगे और बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो मैंने क्या कहा आपको? ट्रांसपोज कर दो और उसको प्लस कर दो, सिमेट्रिक हो जाएगा। या फिर ट्रांसपोज करके माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन कई बार ऐसा बोलते हैं, क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी कि अभी पीछे क्या कर रहे थे हम एक मैट्रिक्स से सिमेट्रिक बना रहे थे या स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे थे, दोनों नहीं बना रहे थे, या तो सिमेट्रिक बना रहे थे या स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे थे। अभी मेरे को क्या करना है, एक मैट्रिक्स है जिसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, एक आपका सिमेट्रिक होगा और एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्प्लिट करने का मतलब समझ रहे हो? स्प्लिट करने का मतलब है बेटा उनको अगर मैं बाद में ऐड कर दूंगा ना तो वो वापस से a आ जाएगा। तो इन दैट केस आपको ऐसे बनाना है a इज इक्वल टू p प्लस में q, जहां पे आपका p क्या होगा? आपका p हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज, यानी कि जो आप पहले बना रहे थे ना उसमें हाफ से और मल्टीप्लाई। और आपका q क्या होगा? q
क्यू भी वही होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यानी कि पी कितना है आपका, पी है बेटा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। लेकिन ये कब, जब मेरे को एक ही मैट्रिक्स को दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा। 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज 3.4 में आपको मिल जाएगा, 3.3 में, सॉरी 3.3 एक्सरसाइज में। वहां पर लिखा होगा एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको उतारो, फिर देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, एक मैट्रिक्स दे देंगे आपको, जैसे ये ले लिया 1 0 4 3 6 8 -2 5 और 1 ऐसा दे दिया, और बोलेंगे इसको एक्सप्रेस करो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो अब मैंने बताया था आपको, पी एक मैट्रिक्स बनाओगे कैसे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, है ना। तो एक काम करते हैं, पी इज इक्वल टू 1/2 लिखो, ठीक है ना। ए क्या होगा आपका, यही होगा, ए तो हो गया 1 3 -2 0 6 5 और 4 8 1, ये ए हो गया, प्लस इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे 1 0 4 1 0 4, अब 3 6 8 3 6 8, और अब ये -2 5 और 1। P इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 1 2, 0 और 3 3, 4 और ये 2 आ जाएगा बेटा, ये हो गया 3, ये 12, ये 13, ये 2 13 और ये आ गया 2, और इसको कर दो 2 से डिवाइड। जैसे 2 से डिवाइड करोगे, ये 1, ये 3/2, ये 1, ये 3/2, ये 6, ये 13/2, ये 1, ये 13/2 और ये 1। तो ये निकल गया आपका P। अब मुझे ये भी दिखाना है कि P मेरा एक सिमेट्रिक है, तो कैसे दिखाऊंगा, P का ट्रांसपोज कर दो, P का ट्रांसपोज करो, तो देखो क्या बन जाएगा, 1 3/2 और 1, और ये हो जाएगा 3/2 6 और 13/2, और ये हो जाएगा 1 13/2 और ये 1। अब तुम जरा मिला के देख लो बेटा, इन दोनों को सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज, यानी P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको लिख लो, थोड़ी सी जगह चाहिए। देखो बेटा, मैंने P यहाँ पे लिख दिया, अभी आपने लिखा होगा, तो P मैट्रिक्स पे बना दिए, मैंने ये भी दिखा दिया आपको, ये सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना, हाफ करके इसके ट्रांसपोज को माइनस कर देना है, यानी कि 1/2, यानी कि 1 1 3 -2 0 6 5 4 8 1, और इसका ट्रांसपोज माइनस करना है, 1 0 4 3 6 8 -2 5 और 1, ये हो गया 1/2, 1 में से 1 गया बेटा 0, अब इसमें से ये जाएगा तो -3, इसमें से ये गया तो 6 3, फिर ये 0, फिर ये आ जाएगा आपका 3 -6 -3 और ये 0, और अब 2 से डिवाइड कर दो सबको, ये 0 -3/2, ये आ जाएगा 3 3/2 0 3/2 -3 -3/2 और 0। अब यहाँ देखो, आप अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ये निकल गया आपका Q, तो Q का ट्रांसपोज करके देखोगे आपको ये मिलेगा, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q का ट्रांसपोज। तो क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी मैंने क्या करा, ए जो मैट्रिक्स था उससे एक पी मैट्रिक्स बनाया जो कि सिमेट्रिक है, एक मैट्रिक्स क्यू बना दिया जो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, वापस आपको ए मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं p प्लस क्यू करता हूँ तो क्या आएगा, तो p कितना है 1 3/2 फिर 1 फिर 3/2
फिर 6, फिर 13/2, फिर 1, 13/2 और 1, ये तो आ गया p। और इसी में q को ऐड कर दो। q कहाँ है, ये रहा 0, -3/2 3, 3/2 0 और 3/2 -3/2 और 0। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, आपको a मिल जाएगा। दिखाता हूँ मैं, 1 और 0, 1, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4। देखो ये 1.5 और ये 1.5 3, फिर ये 6, 13/2 और इनको ऐड करो 16/2 यानी कि 8, फिर ये -2, ये आ जाएगा आपका 10/2 यानी 5, और ये 1। और अब आप देख सकते हो बेटा a के बराबर है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या करा, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, फिर स्क्यू सिमेट्रिक बनाया, और उसके बाद इन दोनों का सम आपको a के बराबर दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, a को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, जो इसका क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 3 से। अगर कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो आपको पसंद